वो कंप्लीट होगा. सॉरी, it's not lecture 3, it's section 3. Before going into the lecture, let's take a look at the course outline. जो section 3 के part 3 और 4 है, जो ये वाले parts हैं, उसमें we are going to start with this section, legal and ethical guidelines for investigators, और फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल पुलिसिंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस को करेंगे. इसके अंदर मैं आपको सिर्फ मेन पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस या पुलिस रिलेटेड जो क्राइम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो मैं करवाऊंगा, जिसमें फर्स्ट 3 हैं. बाकी जो है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, उसकी सिर्फ आप थॉरो रीडिंग दे सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर जिनके क्वेश्चंस आते हैं पास पेपर्स में आए हुए भी हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं वो बेसिकली इन 3 के हैं. तो आई विल बी कवरिंग द फर्स्ट 3 and the rest of the topics which are mentioned over here. So let's start with our lecture. The very first topic that we are going to do is stop and frisk operations. तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का जो पार्ट है जो कि लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स है, इसको समझ लें ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है. इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पुलिस एजेंसीज हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो फोरेंसिक्स के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या आपके किसी भी किस्म के ऑफिसर है, जब वो क्राइम से डील करते हैं, वो किसी भी क्राइम सीन के साथ डील करते हैं, वो किसी भी सिनारियो के साथ डील करते हैं जो कि क्राइम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, तो उनके लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होगा. डिफरेंट किस्म के हम उनके ऑपरेशंस पढ़ेंगे और ऑपरेशंस के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इनको उसके अंदर एक्ट कैसे करना है. एक ऑफिसर को, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को, एक इन्वेस्टिगेटर को उसकी एथिकल गाइडलाइंस के हैं. तो इसी तरीके से इस सेक्शन को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर यू हैव स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस, अरेस्ट प्रोसीजर्स एंड सर्च एंड सीजर्स. तो हम इन तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं. हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एथिकल गाइडलाइंस कौन सा इंस्टीट्यूट बताता है, कौन सा लॉ बताता है, कौन सी बुक बताती है. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस. ग्राउंड से हम स्टार्ट करेंगे और ग्राउंड से स्टार्ट करते हुए यू फर्स्ट नीड टू डिफाइन दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉप व्हेन यू आर रेफरिंग टू सच ऑपरेशंस. मतलब ऑपरेशंस के तहत स्टॉप का क्या मतलब है. स्टॉप का मतलब यह है कि जब कोई अथॉरिटी, अगेन हम इन्वेस्टिगेटर्स, हम ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसी फॉर्मल एजेंसी के बारे में रेफर कर रहा हूं, हम किसी अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे होंगे. तो जब कोई फॉर्मल एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव या कोई अथॉरिटी किसी भी पर्सन को होल्ड करता है, that is known as stop. This is going to be your proper definitions of stop in terms of stop and frisk operations. So what you are doing is that in a certain place at a certain time you are halting a person, you are stopping a person to do certain activity and to act into compliance. We are going to talk in detail कि compliance क्या है, रोकना क्यों है, किसको किस टाइम पे स्टॉप करना है. All these things are going to come when we are going to talk about the guidelines and the ethical procedures. Stop करने की basis क्या होती है? Why do you stop? Stop इसलिए आपको किया जाता है जब आपका एक reasonable suspicion हो, आपका suspect है. और हमने पिछले previous lectures के अंदर पढ़ा था कि जब हम पढ़ रहे थे investigation techniques, तो investigation techniques के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो first responder होता है, जो पुलिस होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस जब किसी भी क्राइम सीन के अंदर प्रोसीड करती है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि आपने सस्पेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है उधर ही. जो आपके सस्पेक्टेड वहां पे सस्पेक्ट्स हैं या परपेट्रेटर्स हैं, अगर वो उस क्राइम सीन पे अवेलेबल हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है और उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं. तो बेसिकली वहां पे आप स्टॉप का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ फीडबैक ताकि आपको रिलेट हो सके, क्योंकि हर चीज पीछे से रिलेटेड है, हर चीज पिछले कोर्स से रिलेटेड है. तो
देयर मस्ट बी अ सर्टेन टाइम, और हम अपने एग्जांपल में ले रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई क्राइम प्रोसेसिंग सीन है, एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ हुआ है, क्राइम अकर हुआ हुआ है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस क्राइम के एरिया में गया हुआ है, और वहां पे वो स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन भी प्रोसीड कर रहा है, और वहां पे भी स्टॉप कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि कोई ऐसा सस्पेक्ट है जिसके साथ एक रीजनेबल सस्पेशन अटैच्ड है, तो तब उसको वो एक बेसिस बना रहे हैं किस चीज के लिए, स्टॉप के लिए। तो एक आपका बेसिस ये हो सकता है जो कि मेन है, व्हाट यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ सस्पेशन कि इस बंदे ने शायद कमिट किया है, या इस ही द पर्सन इज अबाउट टू कमिट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम और अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑफेंस। उस किस्म के शक के अंदर आप किसी भी पर्सन को या रीजनेबल सस्पेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। अब जो एथिकल गाइडलाइंस है, जो कि हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है, अब हमने उसको पढ़ना है, और वो क्या है कि स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट इज द कंडक्ट फॉर स्टॉपिंग अ पर्सन। अब जाहिरी बात है, आपने किसी को किसी सस्पिशन की बेस के ऊपर स्टॉप कर दिया है। अब कोई ना कोई, अगर आप एक लीगल अथॉरिटी हैं, आप एक फॉर्मर एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, there are certain ethic codes and conduct that you need to accept before proceeding। और वो steps कौन से हैं स्टॉप करने के? नंबर 1 is identification। number 1 step in the stop procedure is what? It is identification। आपने आइडेंटिफिकेशन करना है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह है कि आपने अपने आप को बेसिकली आइडेंटिफाई करवाना है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एज अ पुलिस ऑफिसर, एज एन इन्वेस्टिगेटर और एज अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। तो आपने अपनी आइडेंटिटी अनाउंस करानी है कि आई एम अ रिलेटिव ऑफिसर, और इंशाल्लाह आप लोगों में से जो जो पुलिस सर्विसेज में जाना चाहता है, तो you are going to describe yourself as the ASPs inshallah। So you need to show your badge, you need to show a document, you need to show an official piece of paper which describes your identification। second step जो stop procedure के अंदर आता है, वो आता है duration of stop, time। अब what the length of the time which is basically necessary to obtain or verify the person's identification। टाइम का जो फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी टाइम को अनाउंस करना पड़ता है कि सर आई नीड टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस which will not take more than 10 minutes। Sir, you are held under a reasonable suspicion, sorry for the inconvenience, I would just ask a couple of questions and I would require around 10 to 15 minutes। तो एक टाइम फ्रेम को भी आप रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप एक बंदे को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो स्टॉप के ऑपरेशंस है वो सस्पिशन के ऊपर बेस्ड है। तो अब ये नहीं हो सकता कि सस्पिशन के ऊपर रहते हुए आप किसी को 4 घंटे रोक सकें। यू ऑल्सो नीड टू गिव द टाइम। और अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर कल को आपके ऊपर एक स्टॉप ऑपरेशन आ रहा है, तो आप उससे टाइम और आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये उनका एथिकल गाइडलाइन है, उनके ऊपर एक एथिकल ऑब्लिगेशन है कि वो आपको ये चीजें बताएंगे। और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आपका बेसिकली एक्सप्लेनेशन आती है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि बेसिकली इट इज, आप समझ लीजिए कर्टेसी है कि एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द स्टॉप जो ऑफिसर है किसी भी केस के अंदर जो जिस बंदे को रोका गया है उसको एक्सप्लेनेशन देगा ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टॉप, कि सर मैंने आपको क्यों रोका है। तो राइट आफ्टर टेलिंग द पर्सन कि सर आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस और आपकी टाइम ड्यूरेशन में आपको इतनी देर के लिए रोक रहा हूँ, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी बंदा जो उधर इंटेलिजेंस ऑफिसर आया हुआ, वो उसके बाद उन जो रीजनेबल जिस बंदे को स्टॉप किया गया उसको ये बताएंगे कि सर द रीजन वी स्टॉप यू बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक क्राइम दैट हैज बीन कमिटेड, इट इज अ मर्डर, it is a theft, and we wanted to gain information, we wanted to accumulate information, and that was the reason that we held you, so sorry for the inconvenience and all। so what we have seen is कि ये 3 steps जो हैं basically they are one of the main steps जिनको हम ethical guidelines कहते हैं। जब भी आप
स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिफाइन फ्रिस्क। अब हमने स्टॉप को डिफाइन कर दिया, अब डिफाइन करते हैं फ्रिस्क क्या है। मैं इंडिविजुअली स्टॉप और फ्रिस्क को इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इन दोनों को डिस्क्राइब कर चुका हूं तब आपको आइडिया होगा कि स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन टोटल है क्या। सो दिस वाज द स्टॉप, आपने बंदा रोक लिया। फ्रिस्क बोलते हैं आसान अल्फाज में तलाशी लेना, जैसे कि ये ऑफिसर अभी जिस तरह इस यंगस्टर की तलाशी ले रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रिस्क। फ्रिस्क यानी तलाशी लेना। मैं आपको इसकी भी एथिकल गाइडलाइन बताता हूँ, इसका प्रोसीजर बताता हूँ, इसका प्रोसेस बताता हूँ कि फ्रिस्क किस किस बेसिस पे किया जाता है। सो वंस अ पर्सन इज स्टॉप्ड, द अदर प्रोसेस इज टू फ्रिस्क द पर्सन। Now what is frisk? Frisk is a limited protective search for concealed weapons or dangerous instruments. आपने एक बंदे को रोक लिया जो कि हमने स्टॉप प्रोसीजर अप्लाई कर दिया। फ्रिस्क होता है कि अगर वो बंदा, उसके ऊपर इस तरीके का रीजनेबल सस्पिशन है कि दिस पर्सन माइट होल्ड अ वेपन, अ कंसील्ड वेपन, a concealed instrument which can be used to harm a person or the police officer, तब आप फ्रिस्क ऑपरेशन कर सकते हैं, वरना फ्रिस्क ऑपरेशन अलाउड नहीं है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। अब जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर हम देखते हैं कि पुलिस चेक पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप नोट करें कि वो सिर्फ स्टॉप का ऑपरेशन कर रहे हैं। वो फ्रिस्क का तब करते हैं जब उनको रीजनेबल डाउट हो कि गाड़ी में कुछ पड़ा हुआ है, गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज हो सकती है या बंदे के पास हो सकती है, वरना अमूमन वो स्टॉप हो रहा है। ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि हर ऑपरेशन लाजमी नहीं है कि स्टॉप एंड फ्रिस्क हो, हर ऑपरेशन स्टॉप भी हो सकता है और स्टॉप और फ्रिस्क भी हो सकता है। सो फ्रिस्क का क्या मकसद है? एक प्रोटेक्टिव सर्च करना कंसील्ड वेपन या डेंजरस आइटम्स की। एंड अगेन व्हेन डू यू फ्रिस्क? जब आपको रीजनेबल डाउट हो कि किसी सस्पेक्ट के पास वो एक कंसील्ड वेपन को कैरी कर रहा है या वो डेंजरस इंस्ट्रूमेंट को वो कैरी कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि फ्रिस्क के जनरल प्रोसीजर्स क्या हैं। व्हाट आर द जनरल प्रोसीजर्स फॉर फ्रिस्क ऑपरेशन, इसी तरह जिस तरीके से हमने स्टॉप को आइडेंटिफाई किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाए। ओके, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फ्रिस्क इज, जो पर्सन की क्लोथिंग है आप उसकी तलाशी लेना शुरू करते हैं। आउटर क्लोथिंग, जो पर्सन की आउटर क्लोथिंग है। अब आप ये यहाँ पे अगर इस पिक्चर के अंदर देखें तो यूजुअली द पर्सन इज चेकिंग, द पुलिस ऑफिसर इज चेकिंग द कार्गो पैंट्स, द पॉकेट्स ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। तो आउटर क्लोथ से तलाशी शुरू करते हैं, जो कि बहुत रैंडम आपने देखा होगा। किसी भी मेटल डिटेक्टर के आगे पीछे जो गार्ड्स खड़े होते हैं या पुलिस होते हैं वो जो बाहर बाहर से तलाशी लेते हैं। जो सेकंड प्रोसेस होता है उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि अगर बाहर वाली क्लोथिंग बहुत बल्की है और उसके थ्रू पुलिस ऑफिसर जो है वो ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि कुछ अंदर पड़ा हुआ है या नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर उसके अंडरनीथ या जो उसकी आउटर क्लोथिंग के अंदर वाली जो क्लोथिंग है उधर हाथ डाल के पैट डाउन कर सकता है ताकि वो इनर क्लोथिंग को चेक कर सके। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से लें, सर्दियों का टाइम है और आप नोट करते होंगे कि पीपल वेयर जैकेट्स, स्वेटर्स, मफलर्स एंड सो ऑन, शर्ट्स। अगर पुलिस आउटर क्लोथिंग के साथ पैट डाउन करके अगर उसकी चेकिंग करती है, उसको फ्रिस्क करती है, तो लाजमी नहीं है कि लेट सपोज अगर उस बंदे ने बिल्कुल अंदर करके एक कंसील्ड वेपन रखा हुआ है तो पुलिस उसको फील कर सकेगी। क्यों? क्योंकि जो क्लोथिंग की लेयर है वो बहुत बल्की है, वो बहुत थिक है। उस केस में जो आउटर क्लोथिंग के बाद जो इनर क्लोथिंग है, पुलिस को अगर लगता है कि पैट डाउन करने से इंस्ट्रूमेंट नहीं पता लग रहा तो वो इनर क्लोथिंग को भी उस केस में जा सकता है। ये सेकंड केस होता है which allows the frisk to go towards the inner clothing। फिर उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस आता है कि लेट सपोज अगर कोई एक ऐसा डेंजरस आइटम है, ऐसा डेंजरस आइटम है जो कि कंसील हुआ है किधर, लेट सपोज आपकी पॉकेट है, आपकी वेस्ट बैंड है, आपकी स्लीव है, तो उस सस्पेक्टेड एरिया में पुलिस डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकता है।
यूजुअली जो कंसील्ड वेपन्स होते हैं वो आपकी इनर थाइज के अंदर लोकेट हुए होते हैं। नाइव्स होती हैं, पिस्टल्स होती हैं, जो कि बिल्कुल आपकी क्लोथिंग के अंदर भी होते हैं। तो अगर पुलिस को लगता है कि लेग के एरिया में जो आपका काव्स का एरिया है, आपके नी से नीचे जो काव्स का एरिया, उसके साथ कोई कंसील्ड वेपन लगा हुआ है, तो वो आपकी पेंट या आपका ट्राउजर ऊपर ड्रैग करके भी चेक कर सकता है। अगेन ये सारी की सारी इंटेंसिटी इस बेस पे डिपेंड होती है कि अगर पुलिस को लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है और एक रीजनेबल सस्पिशन है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है फ्रिस्क का। सो इफ यू कंबाइन दिस ऑपरेशन, स्टॉप करने की गाइडलाइंस अलग, स्टॉप करने की गाइडलाइंस अलग, फ्रिस्क करने की गाइडलाइंस अलग। अब हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर भी, और जो आपका यूजुअली पुलिस ऑर्डर है उसके अंदर भी आपके स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस के बारे में बात की जाती है, और यूजुअली उधर ही आपके एथिकल गाइडलाइंस को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। सो दिस वाइंड्स अप आवर स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस, which जिसके अंदर हमने एथिकल गाइडलाइंस के बारे में बात की एंड ऑल। I'm just going to take a look at your comments and then I'm going to proceed with my lecture. Okay. Okay, now let's proceed with the next type of operation. Now the next thing जिसके अंदर हम उसके एथिकल गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, हम उसके मॉरल कॉन्डक्ट्स को पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि किस सोर्स से वो एथिकल गाइडलाइंस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज द अरेस्ट प्रोसीजर। कि अरेस्ट करने का भी एक प्रोसीजर है। व्हाट इज अरेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट इज अरेस्ट। कि अरेस्ट की लीगल डेफिनेशन क्या है? अरेस्ट बेसिकली मीन्स टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लिबर्टी बाय लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस हो सकती है, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है, FIA की तरफ से हो सकता है, या आपका फोरेंसिक्स ऑफिसर हो सकता है। तो अरेस्ट आप कब कर रहे हैं? अरेस्ट आप रीजनेबल सस्पेशन के बाद आप किसी भी सस्पेक्ट को जब अरेस्ट करते हैं तो बेसिकली यू आर डिप्राइविंग दैट पर्सन ऑफ हिज लिबर्टी, दैट इज नोन एज द लीगल डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट। तो इट इज बेसिकली कस्टडी for holding or detaining a person for the person to answer a criminal charge. Procedure of arrest क्या है? जो हमारा सेक्शन हमारा है 46 CRPC का, वहां पे जो प्रोसीजर है अरेस्ट का वो कहता है कि पुलिस वुड टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड or accused was submit to the custody by word or action, he would be deemed to have been arrested. दो कंडीशंस हमारा सेक्शन 46 CRPC का बताता है। एक है कि या तो पुलिस फिजिकली उसको खुद अरेस्ट करे जो पर्सन है, या वो बंदा वर्बली अपनी अरेस्ट खुद डिनोट करके पुलिस के हवाले हो जाए। उस केस में जो पुलिस है उसको अरेस्ट फिजिकली नहीं करेगी या उस बंदे को टच नहीं करेगी, आप वर्बली अपना अरेस्ट अनाउंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एथिकल गाइडलाइंस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, और अब हम जिसको अपना बेसिस बनाएंगे एथिकल गाइडलाइंस करने के अंदर वो होगा हमारा अगेन CRPC 1898, और उसके अंदर मैंने सेक्शन 54 को उठाया है। सेक्शन 54 जो है क्लियरली CRPC के अंदर आपको एथिकल गाइडलाइंस, आपको वो स्टेप्स बताता है, आपको वो आपकी डोमेन बताता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि आपने अरेस्ट किस तरीके से करना है, कौन सी कंडीशंस के अंदर करना है। तो इट सेज दैट इट विल बी सीन अंडर द सेक्शन 1 इफ ही कंसर्न्ड इन एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसके अंदर यू डू नॉट नीड अ वारंट टू अरेस्ट अ पर्सन। जो आपकी रेड्स होती हैं यूजुअली उसके अंदर आपको वारंट की जरूरत नहीं होती। आपने किसी गैम्बलिंग एरिया, किसी प्रोस्टिट्यूशन एरिया, या कोई एक ऐसा एरिया जहां पे आपको पता है कि जुर्म हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इस किस्म के जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आपको अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। तो एक आपका
सेक्शन 54 के अंडर ये चीज है। सेकंड है अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, किसी के अगेंस्ट FIR कट गई है। against whom credible information has been received that he is concerned with commission of such offense। credible information ये कि जो पुलिस की सोर्सेज होती हैं, ये जिस बंदे ने कंप्लेंट की है और वो कंफर्म्ड न्यूज है कि ये बंदा फलां क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है और अभी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अगर आपके पास अनक्वेश्चनेबल है, उस केस में आप एक बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है, देन यू आर नॉट ethically or as per the CRPC rule allowed to arrest the person. And lastly, if the reasonable suspicion exists about him being so concerned, again reasonable suspicion है, usually suspicion जो होता है वो किसी information की बेस पे ही होता है, तो reasonable suspicion का मतलब again वही होता है कोई आपके पास credible information है। So when you are going to talk about the arrest procedure, आपने CRPC को denote करना है और उसके अंदर आपने section 54 को सामने लेकर आना है। So this is how you are going to define the ethical guidelines for the arrest procedures, और हमारा ethical guideline हमारा CRPC 1898 उसको denote करता है। Now I think I have search for arrest. Okay, ये जो है बेसिकली इट इज मैंने इसको ऐड किया इस चीज के लिए ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका स्टैटिस्टिकल रिव्यू का होमवर्क दे सकूं। आपने क्या करना है कि आपने जो पाकिस्तान के अरेस्ट प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि हैं तो वो CRPC 54 का ही, आपने उनकी कंडीशनैलिटीज को देखना है कि पाकिस्तान की पुलिस किन बेसिस पे अरेस्ट करती है। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इवेंट्स आते हैं जिनके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि यूजुअली पॉलिटिशियंस को, एजुकेशनल टीचर्स को, एजुकेशनल अथॉरिटीज को जब अरेस्ट किया जाता है तो उनको हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। क्या वो चीज अलाउड है या नहीं है? इसलिए ये जो सर्च फॉर अरेस्ट का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है क्योंकि जब अगर आपको क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चन के अंदर सवाल आएगा तो वो सवाल इसकी बेसिस पे तो आ जाएगा जिसके अंदर आप सेक्शन 46 को बता देंगे, आप सेक्शन 54 के थ्रू सब कुछ बता देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्लॉज डिमांड करेगा वो ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या अरेस्ट प्रोसीजर के एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। उसके लिए आपको एग्जांपल्स की जरूरत होगी, आपको 2 या 3 एग्जांपल्स की जरूरत है। अभी रिसेंटली वो जो नून लीग के केस में एक एजुकेशनल अथॉरिटी थी जिनको अरेस्ट किया गया था और उनको हथकड़ी लगाई गई थी, और उस एथिकल उसके ऊपर बहुत बड़ा एथिकल इशू उठा था। आपने इस तरीके के इवेंट्स उठाने और उनको देखना और उनको मैप करना इन चीजों के साथ। हो सके तो आप स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट उठा के भी देखें कि अरेस्ट किन बेसिस पे किया जाता है हमारी पुलिस का, क्या वो ये एथिकल गाइडलाइंस और सेक्शन 54 ऑफ CRPC को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इस तरीके से दिस इज योर होमवर्क एंड आई नीड यू टू डिग इनटू दिस, और फिर आपने इसको मैप करना है इसके ऊपर। जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सर्च एंड सीजर्स, कि सर्च एंड सीजर्स को हमने किस तरीके से पढ़ना है और इनके एथिकल गाइडलाइंस के हैं, इनके मॉरल गाइडलाइंस के हैं, और इसको कौन सी अथॉरिटी, जैसे कि हमने पढ़ा कि CRPC अमूमन करता है सर्च और सीजर्स को, CRPC भी करता है और एक और ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, मैं उसको भी शॉर्टली आपको बताऊंगा। सो नॉर्मल सीजर और सर्च क्या है कि द सर्च मीन्स एंड सीजर मीन्स the instance of taking possession of a person or property by legal right or process, जिसको हम बोलते हैं छापा मारना। छापा मार के कॉन्फिस्केट कर लेना प्रॉपर्टी जो कि इलीगल है, कोई भी एसेट है, कोई भी बंदा है, उसको आप एक लीगल राइट के थ्रू, कानूनी हैसियत के थ्रू आप उस बंदे को, उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को अपने पोजेशन में ले रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्च एंड सीजर्स। और सर्च एंड सीजर्स आपकी पुलिस अथॉरिटी करती है, आपकी एंटी नारकोटिक्स करती है, आपकी नैब करती है, आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अथॉरिटीज करती हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। तो ये बहुत ब्रॉड प्रोसेस होता है ऑपरेशन का, जो कि ऑलमोस्ट हर वो अथॉरिटी करती है जिसके पास लीगल राइट है टू सीज प्रॉपर्टी, एसेट्स और अ पर्सन। हम सर्च एंड सीजर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगेन
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के अंदर। CRPC के अंदर सबसे पहले मैंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करने का मकसद ये, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट ये चीज बताना चाहता हूं कि सेक्शन 98, सेक्शन 100, सेक्शन 96 एंड सेक्शन 47 से लेके 52 तक जो है सर्च एंड प्रोसीजर्स को वो डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 98। सेक्शन 98 बेसिकली कहता है about the search and seizures which are related to the stolen property, forged documents। आप उन आइटम्स को सीज कर सकते हैं जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है या फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसको कौन डील कर रहा है? सेक्शन 98। सेक्शन 100 डील करता है wrongfully confined persons। wrongfully confined persons से मुराद ये है अगवाकार, जो लोग अगवा हो जाते हैं, जो बच्चे अमूमन जिनको आप फोर्सफुली, जिनसे आप स्लेवरी करवा रहे हैं, जिनसे आप काम करवा रहे हैं, उनकी विल के बगैर आपने उन बच्चों को कन्फाइन किया हुआ है, आप उनको सीज कर सकते हैं। यूजुअली इसके अंदर किडनैपिंग इश्यूज या जो किडनैप्ड लोग होते हैं सेक्शन 100 उसको डील कर रहा है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पर्सन्स wrongfully confined। confined यानी कैद किया होना। Second, the third section which deals is the section 96, which talks about search may be effected under a search warrant issued by a court। ये कोर एथिकल गाइडलाइन बता रहा है और वो ये कह रहा है कि सॉरी कि आपका जो सर्च और सीजर है कोर्ट से ऑर्डर भी आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स, कोर्ट से ऑर्डर भी आना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन कोर्ट के अंदर ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, क्या फला इंस्टीट्यूशन को, फला ऑफिसर को क्या कोर्ट की ऑर्डर की जरूरत है या नहीं। लेकिन CRPC एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ये कहता है कि आपका सर्च वारंट होना चाहिए किससे? कोर्ट से। फिर उसके बाद वी हैव सेक्शन 47 to 52 which talks about कि किस तरीके से एक पुलिस विदाउट अ वारंट भी सर्च और सीजर कर सकती है। और मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया कि विदाउट अ वारंट वहां पे आप जा सकते हैं जहां पे कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हो। कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आपको वारंट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर पे, किसी गैम्बलिंग सेंटर पे, किसी ड्रग ट्रैफिकिंग सेंटर पे एंड एक्सेट्रा। सो सर्च एंड सीजर का जो आपका पार्ट 1 का जो एथिकल गाइडलाइन है वो आपका CRPC डिफाइन करता है। जो सेकंड है जो कि बहुत रेलेवेंट है और जो कि बहुत नया है वो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SECP। इन्होंने इनका जो एक्ट आया था SECP का 1997 में, उसके तहत इन्होंने सर्च एंड सीजर के प्रोसेसेस बताए हुए हैं। और अभी इनका रिसेंटली मेरे ख्याल में लगभग 2018 में या 2019 के अंदर इनका दोबारा से इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला है जिसके अंदर इन्होंने टोटल जो आपके सर्च एंड सीज का जो प्रोसीजर है, उसके एथिकल गाइडलाइंस हैं, आपने सर्च किस तरह करनी है, आपने सीजर किस तरह करना है, किसको कौन सा ऑर्डर चाहिए, किसको कौन सी परमिशन चाहिए, वो सब कुछ है। तो ये जो मैं अभी आपको स्लाइड अपलोड करूंगा उस स्लाइड के अंदर ये जो लिंक है ये क्लिकेबल लिंक है। आप इस लिंक को खोल के यहाँ से आपने ये 2019 का है, तो 2019 के अंदर इनके रूल्स को आपने देख लेना है। इट इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। सो व्हाट वी हैव सीन के जो सर्च एंड सीजर के प्रोसेस हैं हम उसको दो प्रोसेस से देखेंगे, एक CRPC है और दूसरा कौन सा है? SECP के थ्रू। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 3 जो कि लास्ट पार्ट था, जिसके अंदर हमने देखा कि सर्च और सीजर का प्रोसेस, अरेस्ट प्रोसीजर्स और स्टॉप और फ्रिस्क ऑपरेशंस के हैं। और इसके अंदर हमने अपना मेन होल्ड जो है वो CRPC को हमने बनाया था। I'll just take a look at your comments and after a minute or so I will resume with my lecture. Okay, that's good. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मैंने उसके अंदर जो कि यूजुअली आपकी इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
मैं आपको पहली 3 करवा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मेन वही है। बाकी जो है यूनाइटेड नेशंस की छोटी बॉडीज हैं और वो बॉडीज जो हैं उतनी इफेक्टिवली ऑपरेट या उतने पैमाने पे उतनी इंटेंसिटी पे ऑपरेट नहीं करी जितने पे ये कर रही हैं। तो इसलिए लिहाजा मैंने इनको पिक किया और मैं आपको ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं पुलिस से रिलेटेड, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। सबसे पहली जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे वो है UNAFEI, which stands for United Nations Asia and Far East Institution। नोट करिएगा ये इंस्टीट्यूशन, ये जो आई है, इट डिनोट्स इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है। इस असल में इंस्टीट्यूशन की बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है समझेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ अबाउट UNAFEI। UNAFEI यूनाइटेड नेशंस का एक रीजनल इंस्टीट्यूट है जो कि आपका एशिया और फार ईस्ट आसियान कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करता है। 1962 के अंदर ये वजूद में आया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसकी बॉडी बनाएगी। UNAFEI बेसिकली एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ जापान और यूनाइटेड नेशंस के दरमियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बात क्यों किया। UNAFEI की अपनी पुलिस नहीं है, इनकी अपनी फोर्सेस नहीं है, इनके पास पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, इनके पास इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, इनके पास क्राइम सॉल्विंग पीपल नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूट है और एक इंस्टीट्यूट जो है एक एकेडमिक स्टैंडिंग रखता है। तो ये हेल्प करता है ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर, ये हेल्प करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तैयार करने में। जैसे कि हमने पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमारे पुलिस आता है, हमारा कोर्ट आता है और फिर हमारे करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो ये हेल्प करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट करने में, मैनिफेस्टोस क्रिएट करने में कि पुलिस के रिफॉर्म्स किस तरह लाए जा सकते हैं, कोर्ट्स को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन किस तरीके से की जाती है। तो आप इस चीज को नोट करें कि UNAFEI जो है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जो कि कोलैबोरेशन के साथ इस तरीके से रिफॉर्म्स करवाता है, ट्रेनिंग प्रोसेसेस करवाता है, सर्टिफिकेशंस करवाता है एंड एक्सेट्रा। तो जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, तो सेमिनार्स हो रहे हैं। सेमिनार्स किसकी बेसिस पे हो रहे हैं? क्राइम प्रिवेंशन कैसे करनी है। क्राइम प्रिवेंशन एक आपको पता है एक अलग ही फील्ड है। जब हमने क्राइम प्रिवेंशन पढ़ा था तो हमने कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग पढ़ी थी, हमने जो है नॉर्मल पुलिस ऑपरेशंस पढ़े थे, हमने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस पढ़े थे। तो क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बात होती है, क्रिमिनल जस्टिस को एडमिनिस्टर किस तरह करना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरह बनाना चाहिए। सो यू गेट अ होल जिस्ट, यू गेट अ होल आइडिया कि ये कर क्या रहा है। ये जो पिक्चर है दिस इज जस्ट टू टेल यू कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके बड़े बड़े क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स हैं वहां पे ये जो है प्रॉपर इनके इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर उनका डायरेक्टर जनरल है, उनकी नेशनल पुलिस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो ये हाईली इन्वॉल्व होते हैं UNAFEI के अंदर। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा असिस्टेंट्स की ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आसियान की। आसियान के अंदर UNAFEI जो है वो क्या करता है कि कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट के प्रोग्राम्स लेकर आता है। आसियान के अंदर कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी बेस्ड इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स लेकर आएगा। सेकंड, नेपाल। नेपाल के अंदर UNAFEI क्या करवा रहा है कि वहां पे जो उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इंप्रूव करवा रहा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा आ जाता है, इसमें उनकी पुलिस आ जाएगी, इसमें उनके कोर्ट्स आ जाएंगे, इसमें उनके करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, उनके प्रिजन्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद वियतनाम, वियतनाम, फिर उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन कंट्रीज। ऑलमोस्ट कोई 29 कंट्रीज हैं अभी तक दुनिया में जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है।
तो नेपाल, वियतनाम और फ्रेंच अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इनके अंदर यूएनएफईआई क्या कर रहा है कि इनका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिवैम्प कर रहा है, रिफॉर्म्स ला रहा है, वहां पे उनके लिए ऑर्डर्स लिख रहा है, उनके रूल्स एंड लॉज को रिवाइज कर रहा है एंड एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के अंदर यूएनएफईआई क्या कर रहा है, उनकी प्रिजन मैनेजमेंट को इंप्रूव कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम ये चीज देख रहे हैं कि यूएनएफईआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एकेडमिक हैसियत से इंटरनल स्ट्रक्चर्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू सर्टिफिकेशंस, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या कर रहा है कि इनको इंप्रूव कर रहा है, इनको रिवाइटलाइज कर रहा है। और ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी, आसियान, नेपाल, वियतनाम, फ्रेंच अफ्रीकन कंट्रीज एंड म्यांमार, इस तरीके से यहाँ पे इनको डील कर रहा है। तो यूएनएफईआई जो है इस तरीके से ऑपरेट करता है। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है इंटरपोल। अब अनलाइक यूएनएफईआई, sorry, just hold on a second. I think you people are not able to hear me. Let me know if my internet connection is still working, because अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। मेरी साइड से तो वीडियो चल रही है वैसे। ओके, थैंक यू। आई थॉट आई लॉस्ट माय कनेक्शन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरपोल। इंटरपोल जो है, अनलाइक यूएनएफईआई, इंटरपोल की अपनी पुलिस है, इनके अपने ऑफिसर्स हैं, और ये इंस्टीट्यूट नहीं है। बाय इंटरपोल वी मीन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताता हूँ इन फॉर्म ऑफ इट्स अबाउट। ये लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, जिसके अंदर 190 प्लस मेंबर्स हैं। ये 1923 के अंदर फाउंड हुई थी। इन एवरी मेंबर कंट्री देयर इज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जिसको एनसीबी कहते हैं। हर मुल्क के अंदर एनसीबी है, जिसको बोलते हैं नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। क्योंकि मैंने आपको बताया इनके 190 प्लस मेंबर्स हैं, तो 190 प्लस मेंबर्स ऑपरेट किस तरह कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उनका कंट्री वाइज और रीजनल वाइज उनके डिपार्टमेंट्स होंगे। तो हर कंट्री जो मेंबर है, अगर वो इंटरपोल का मेंबर है, वो किसके थ्रू है, वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के, विच सर्व्स एज एन इंटरपोल ऑफिस। तो एनसीबी जो है एक इंटरपोल ऑफिस है हर मुल्क के अंदर। द ब्यूरोज आर कनेक्टेड विद ईच अदर सो दैट द पुलिस कैन वर्क टुगेदर। और जो इंटरपोल आपस में कम्युनिकेट करती है वो एनसीबीज के थ्रू करती है। और ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज आर डेल्ट बाय द इंटरपोल। अब हम इसके पढ़ेंगे रोल्स। दिस वाज लाइक अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरपोल, कि इंटरपोल है क्या एंड एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल्स। इसके 3 मेन रोल्स हैं इंटरपोल के, अगर सम अप करें तो 3 मेन रोल्स। द फर्स्ट रोल, पहला रोल क्या है, which is known as the crisis response. Crisis response, basically there is a special and trained force of Interpol called IRT. क्राइसिस रिस्पॉन्स के अंदर इनकी एक स्पेशल फोर्स है जिसको IRT बोला जाता है, जिसका मतलब है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। IRT is basically sent to those Interpol countries which need assistance in major crimes such as major rioting or serious police issues. कोई भी इंटरनेशनल इशू, कोई भी इंटरनेशनल कंट्री जो कि इंटरपोल का पार्ट है, अगर वहां पे अनरेस्ट है, राइटिंग हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल कंट्री की जो पुलिसिंग कैपेसिटी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर वो कंट्री इंटरपोल का हिस्सा है, तो वो क्राइसिस रिस्पॉन्स, क्योंकि इंटरपोल का मेन
उसका रोल है, उसके थ्रू वो उसकी आईआरटी को बुला सकती है। आईआरटी क्या है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। तो आईआरटी ऑपरेट करती है। सेकंड रोल जो इंटरपोल का है वो है इवेंट सिक्योरिटी। इंटरपोल जो है इवेंट सिक्योरिटी भी फराम करती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर इवेंट्स। और मेजर इवेंट्स के लिए इनकी जो टीम है उसको बोलते हैं मेस्ट, विच इज नोन एज मेजर इवेंट सपोर्ट टीम। ये कोई कॉन्सर्ट्स की बात नहीं मैं कर रहा, ज्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मीटअप होते हैं, यूजुअली जो यूनाइटेड नेशंस हो गया या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, लेट सपोज क्लाइमेट के ऊपर कुछ कंट्रीज किसी मुल्क के अंदर मिल रही हैं, तो उस वक्त वो एक इतने बड़े मेजर इवेंट को जो पुलिस डील करती है वो इंटरपोल डील करती है। इंटरपोल जो है वो पुलिसिंग सर्विसेज देती है थ्रू इट्स मेस्ट टीम, विच इज द मेजर इवेंट सपोर्ट टीम। और यूजुअली आपके ओलंपिक्स के अंदर भी, वर्ल्ड कप के अंदर भी इंटरपोल की जो मेस्ट टीम है उसको रिक्वेस्ट किया जा सकता है। जो थर्ड है, जो इसका थर्ड है वो है कि ये एक फुली ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी सिंगल कंट्री। और थर्ड के अंदर ये मेजर एरियाज जो ऑफ क्राइम, इसके अलावा जो इंटरपोल डील करती है वो कौन सी है? वो टेररिज्म है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, जिसके अंदर यूजुअली चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंटरनेट वाइज डील करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम्स, जिसके अंदर वाइट कॉलर क्राइम्स हो सकते हैं, एम्बेजलमेंट्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट क्राइम्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स, जो लोग किसी एक मुल्क के अंदर क्राइम करके किसी और मुल्क में चले जाते हैं, उन लोगों को डील किस तरीके से करना है वो इंटरपोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री ए से एक क्रिमिनल भाग के कंट्री बी में गया है तो उसको डील कैसे करना है वो इंटरपोल करेगी। उसके मैं आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा और उसकी वर्किंग भी बताऊंगा। कंप्यूटर बेस्ड क्राइम्स, साइबर बेस्ड क्राइम्स को भी इंटरपोल डील करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बहुत बड़े लेवल पे इंटरपोल डील कर रहा है, और इन्वायरमेंटल क्राइम्स। तो क्राइम्स की डिफरेंट नेचर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज की बेसिस पे हमने देखा कि इंटरपोल का रोल क्या है। तो इंटरपोल एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर किस्म की उस चीज को डील कर रही है जिसके अंदर पुलिस की जरूरत है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिसके अंदर आपको एजेंसीज की जरूरत है, जिसके अंदर आपको क्राइम्स को मिटिगेट करने की जरूरत है, जिसके अंदर क्राइम प्रिवेंशन की जरूरत है। सो इट इज अ वेरी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर यूजुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोड ऑफ ऑपरेशन। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? मैंने आपको बताया कि हर मुल्क के अंदर इनकी एनसीबीज होती हैं, विच इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। तो इंटरपोल बेसिकली डजंट रियली मेक अरेस्ट देमसेल्व्स, एंड देयर इज नो इंटरपोल जेल वेयर क्रिमिनल्स आर टेकन। इंटरपोल का कोई जेल भी नहीं है और वो अरेस्ट भी नहीं करता। The agency basically functions as an administrative bridge between the law enforcement agencies of the member countries, providing communication and database assistance. अब हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ लेट सपोज FBI है और FBI ने एक फ्यूजिटिव को ट्रैक करना है। अब वो फ्यूजिटिव जो है अमेरिका से भाग के इटली चला जाता है, तो अब क्या करेगा? FBI जो है इंटरपोल को कांटेक्ट करेगा। और किसको कांटेक्ट करेगा? इटली की जो एनसीबी है, इटली का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, किसी भी नाम से, उसको कांटेक्ट करेगा। अब जो इटली का एनसीबी है वो क्या करेगा? वो यूनाइटेड स्टेट्स और इटालियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान में ब्रिज बनेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, उनको बताएगा कि यार ये बंदा इधर है, वो बंदा इधर है, ज्यूरिसडिक्शन देगा, ताकि FBI जो है इटली की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ इंटरेक्ट करके उस बंदे को वापस बुलवा सके। तो इंटरपोल एक ब्रिज है, बंदों को अरेस्ट करके, इनका कोई जेल नहीं होता, लेकिन ये एक कनेक्शन होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा मुल्कों की जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ताकि वो आपस में कोलैबोरेट कर सके। क्योंकि जो FBI है, FBI की ज्यूरिसडिक्शन अमेरिका से बाहर नहीं है, FBI की ज्यूरिसडिक्शन इटली में नहीं है। अब जैसे कि पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन इंडिया के अंदर नहीं है, ना इंडिया की पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान में है,
लेकिन अगर पाकिस्तान की पुलिस और इंडिया की पुलिस ने आपस में कोलैबोरेट करना है तो वो इंटरपोल के थ्रू करेंगे। दोनों के जो एनसीबीज है वो आपस में इंटरपोल को बीच में बिठा के उनको ब्रिज बना के आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके ऑपरेशंस कैरी आउट करेंगे। इस तरीके से आपका इंटरपोल जो है वो वर्क कर रहा होता है और उसका वर्किंग प्रोसीजर ही होता है। थोड़ा बहुत हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स है वो फ्रांस के अंदर है, लियोन्स के अंदर। हेडक्वार्टर के बाद इनकी जो अगली बॉडी आती है उसको बोलते हैं जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली के अंदर जितनी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन सारों के डेलीगेट्स होते हैं। जो जनरल असेंबली होती है बेसिकली वो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है, इनकी वोटिंग प्रोसेस होती है। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है जनरल असेंबली का वो 5 सालों के लिए होता है। जनरल असेंबली के बाद जो अगली बॉडी आती है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर 13 मेंबर्स होते हैं। और वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं बेसिकली डिफरेंट कमेटीज होती हैं। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्राइम्स हैं जो कि टेररिज्म, सेक्सुअल अब्यूज, ऑर्गेनाइज क्राइम, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स, कंप्यूटर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंटल क्राइम, हर किस्म के क्राइम पे कमेटी बनी हुई है। और वो जो है डेली ऑपरेशन की बेसिस पे वो 13 कमेटीज अपने अपने काम कर रही होती हैं। इंटरनेशनल नोटिस क्या है, मैंने आपको बताया क्योंकि इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके कुछ नोटिस होते हैं कि इंटरपोल क्विकली अलर्ट कर सकती है पुलिस एजेंसीज को दुनिया भर में अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर सस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल इनका एक कलर है ऑरेंज, जो ऑरेंज इनका नाम मतलब कलर्स होते हैं जिसके थ्रू ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो ऑरेंज कलर है वो डिनोट करता है थ्रेट ऑफ हिडन वेपन्स, पार्सल बॉम्ब, यूजुअली एयरपोर्ट्स के अंदर। अगर इंटरपोल के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है कि फला एयरपोर्ट के अंदर फला सस्पेक्ट गया और उसके पास एक पार्सल बॉम्ब है तो वो ऑरेंज कोड ऑरेंज के थ्रू ऑपरेट करती है, और जो कंट्री इन्वॉल्व होती है वो रेड अलर्ट, वो ऑरेंज अलर्ट पे आ जाती है। फिर उसके बाद आता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्या करता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, यूजुअली जो मर्डर्ड बॉडीज होती हैं, इफ दे फाउंड सम बॉडीज समवेयर, किसी और मुल्क की। फिर उसके बाद आपका येलो कलर आता है विच डिनोट्स मिसिंग पर्सन्स। इसी तरह ग्रीन कलर आता है विच टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन वार्निंग अबाउट मेजर क्रिमिनल्स, कि फला बंदा फला मेजर क्रिमिनल इज अबाउट टू एंटर योर कंट्री और एक्सेट्रा। फिर उसके बाद रेड आता है, रेड मींस वांटेड पर्सन। सो जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, आपको एक मैंने इनके इंटरनेशनल नोटिस के बारे में बताया। सो वी हैड द ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट इंटरपोल इज। हमने उसके रोल्स के बारे में पढ़ा, हमने उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, और छोटा बहुत हमने उसके इंटरनेशनल नोटिस को देख लिया। अब बात आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो, क्योंकि पाकिस्तान भी इंटरपोल का मेंबर है, और पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है वो बाय द नेम ऑफ FIA है। हमारा जो FIA है वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल इन कांटेक्ट रहता है इंटरपोल के साथ। तो जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल बेसिस पे जा रहे होते हैं, अब ज़्यादातर पिछली बार बड़ी हवा चली थी कि हमारे जितने भी एब्सकॉन्डर्स हैं, पॉलिटिकल एब्सकॉन्डर्स हैं, या जितने भी हमारे हाई और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर भागे हुए हैं, तो अगर हम उनको मुल्क के अंदर वापस लाना चाहते हैं, हम किसी भी बंदे को किसी भी क्राइम की बेसिस पे, किसी भी चार्ज की बेसिस पे वापस लाना चाहते हैं, उस बंदे को अगर हम किसी मुल्क से लाएंगे तो जाहिर बात है हमारी FIA तो पाकिस्तान तक महदूद है, वो किसी और मुल्क तक नहीं जा सकती, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो हमारा FIA इंटरपोल के साथ डिस्कशन करके उनके साथ एज आ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके उन बंदों को ला सकता है। तो पाकिस्तान का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इंटरपोल का वो है FIA। लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है यूरोपोल। यूरोपोल जो वो यूरोपियन पुलिस है। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में अगर इसका अबाउट पढ़ें तो 1993 के अंदर ये फॉर्म हुई थी, और इसका जो प्रीडिसेसर है वो था फॉर्मेशन ऑफ यूरोपोल ड्रग यूनिट। 1993 के अंदर EDU क्रिएट हुई थी। फिर यूरोपोल जो है रेटिफाई हुई थी 1998 के अंदर, मतलब इट केम इनटू फोर्स इन 1998। इससे पहले यूरोपोल से पहले इसको EDU कहा जाता था, जो कि ड्रग यूनिट की तरह। हम अब पढ़ते हैं कि मैंडेट क्या है यूरोपोल का। स्प्रेड ऑफ ड्रग्स, अगेन क्योंकि बना ही इसका ड्रग यूनिट था, तो ड्रग्स यूरोप के अंदर जो उसकी स्प्रेड है, उसकी जो ट्रैफिकिंग है,
उसकी जो परचेजिंग है, उसकी जो सेलिंग है, उसको डील करता है। इलीगल इमिग्रेशन, यूरोपोल जितनी भी इलीगल इमिग्रेशन यूरोप के अंदर हो रही है, स्पेशली इन पिछले 10-12 साल में, गिवन द वर्ल्ड इमिग्रेशन स्टेटस, यूरोपोल उसको भी डील करती है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स, कॉरपोरेट क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स एंड टेररिज्म। जो कोर एक्टिविटी यूरोपोल की है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। यूरोपोल की पुलिस है, लेकिन इंटरपोल के लेवल तक, इंटरपोल के पैमाने जितनी इनकी बड़ी पुलिस नहीं है। और ये ऑपरेशंस करते हैं जब इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना हो, जब ड्रग ट्रैफिकिंग के एरिया में सर्च और सीजर या वहाँ पे छापा मारना हो या वहाँ पे रेड करनी हो, उस बेसिस पे है। लेकिन जो मेजॉरिटी फंक्शनिंग है यूरोपोल की, वो बेसिकली डिपेंड करती है, वो डिपेंड कर रही होती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग और फिर उसके बाद इंटेलिजेंस क्रिएशन के अंदर। हमने बड़ी डिटेल के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये वो वाले इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जिसको यूरोपोल डील कर रहे हैं। इसके प्रोग्राम्स यहाँ लिखने का मतलब ये है कि मैं जब आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, आपको यूरोपोल की जो फंक्शनिंग है वो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एक है इनका हेग प्रोग्राम। हेग प्रोग्राम इज बेसिकली वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑक्टा। ऑक्टा यानी ऑर्गेनाइज क्राइम थ्रेट असेसमेंट। असेसमेंट है जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं उसकी असेसमेंट करने के लिए। और दिस वाज बेसिकली जो हेग प्रोग्राम है, दिस वाज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट डेटा ऑफ द मेंबर स्टेट्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, डेटा एनालाइजेशन। तो हेग प्रोग्राम का मतलब क्या था, जितना भी मेंबर स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है उसकी जो डेटा शेयरिंग है हम उसको इंप्रूव करेंगे, हम उसको अच्छा और बेहतर बनाएंगे। इसके अंदर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी होती हैं जो कि यूजुअली ऑर्गेनाइज क्राइम्स को डील कर रही होती हैं, एंड दे रिव्यू द रोल एंड टास्क ऑफ द यूरोपियन पुलिस चीफ्स एज वेल। हेग प्रोग्राम का मकसद ये है। अगला जो प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं, just hold on a second. ओके, जो अगला अवार्ड है, यूजुअली इट इज अवार्ड नोन एज द ओएसिस। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनको ये ओएसिस मिला किस बेसिस पे है। ओएसिस बेसिकली यूरोपोल को मिला था इस बेसिस पे कि the award was for the organization of making the most significant progress utilizing intelligence analytic techniques to support law enforcement objectives at national and international level। मैंने आपको डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन पढ़ाई थी और डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किस तरीके से क्राइम को एनालाइज किया जाता है और क्राइम को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो जो ओएसिस है एक किस्म का यूरोप के अंदर, यूरोपोल के अंदर ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर से जो क्राइम है उसके ऊपर एक एनालिटिक टेक्निक लगाई जाती है। यूरोपोल जो होता है यूजुअली क्राइम प्रेडिक्शन कर रहा है, और जो ओएसिस का अवार्ड था यूरोपोल को इसी बेस पे मिला था कि उन्होंने मेंबर कंट्रीज के अंदर बड़ा सक्सेसफुली क्राइम होने की प्रेडिक्शन की थी कि कौन सी जगह किस किस्म का कौन और क्या क्राइम करेगा। तो हम दोबारा ये देख रहे हैं कि यूरोपोल जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर चल रहा है, यूरोपोल जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर चल रहा है, यूरोपोल जो है एनालाइजेशन के ऊपर चल रहा है, इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है। जो अगली चीज है वो है एटलस। एटलस बेसिकली एक आईटी सिस्टम है, यूरोपोल का एक आईटी सिस्टम है जो कि क्या स्पेशलाइज करता है, अगेन कोलैबोरेशन बिटवीन द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर स्टेट पुलिसिंग एजेंसीज। जिस तरीके से पुलिसिंग एजेंसीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, जो वो डेटा शेयर कर रही हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मैंने बताया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अगर वो डील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये एक आईटी सिस्टम है एटलस के नाम से। जो फोर्थ चीज है वो है बेसिकली इनकी वेबसाइट, जो कि ENFSI के साथ एक कोलैबोरेटिव बॉडी बनाई गई थी, और ये यूरोपियन नेटवर्क ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसका मकसद है रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना फोरेंसिक प्रोसेस को, जिसके अंदर फोरेंसिक रिसर्च आ जाती है, डीएनए प्रोसेसिंग आ जाती है, फायर आर्म्स का फोरेंसिक्स आ जाता है और न्यूक्लियर ट्रैफिकिंग भी आ जाती है।
तो हमने ये देखा कि चाहे वो फोरेंसिक्स के साथ कोलैबोरेशन है ENFSI की, चाहे वो आईटी की फील्ड के अंदर मेंबर कंट्रीज के दरमियान में क्रॉस कोलैबोरेशन है, वो अवार्ड ऑफ ओएसिस के थ्रू मल्टीपल मेंबर कंट्रीज के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम या हेग प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज क्राइम की कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। हम अगर सम अप करें तो यूरोपोल एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, एनालिटिक्स प्रोवाइडिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्रॉस मेंबर कोलैबोरेशन की बेसिस पे एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है। सो दिस वाज द नेचर ऑफ द यूरोपोल, एंड विद दिस द लेक्चर एंड्स। और अब आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस हैं क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, आप उसको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में यहाँ पे पोस्ट करें, एंड आई विल टेक अ लुक एट योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम अकॉर्डिंगली। If you have any questions, please write them down. I'll wait for 5 minutes. उसके बाद I'll address your questions. तरम साहब, आपका क्वेश्चन है हाउ फार रेसिडिविज्म हैज बीन लिमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रिजन। देखिए ये 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, और रेसिडिविज्म एक प्रोसेस होता है कि जब जो ऑफेंडर्स होते हैं जिन्होंने एक क्राइम कमिट करके प्रिजन में टाइम गुजारा है, वो दोबारा निकल के वही या उसी से सिमिलर क्राइम कमिट करके दोबारा प्रिजन में जाते हैं। इस प्रोसेस को रेसिडिविज्म कहते हैं, और इसकी रिडक्शन की बात होती है। ये जो है ये एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता होना लाजमी है। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको प्रिजन्स के ईयरली स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए कि फला साल कितने प्रिजनर्स आए, कौन सी नेचर ऑफ क्राइम पे आए, उसके बाद अगले साल कौन से प्रिजनर्स कौन से क्राइम की नेचर पे आए, क्या पुराने क्राइम रिपीट हो रहे हैं, क्या वही प्रिजनर्स जो थे वो वापस वहीं आए हैं। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो अगर आपका इस तरीके का क्रैमिंग अच्छा है और अगर आपने स्टैटिस्टिकल डेटा आपका क्रैम्ड है, आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। इट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जब मैंने इसको पढ़ा, और इसके अंदर आपको डेटा होना जरूरी है। तो आपने बेसिकली उस डेटा के बाद देखना है कि क्या नंबर ऑफ प्रिजनर्स कम हुए हैं, क्या नंबर ऑफ प्रिजनर्स उसी नेचर ऑफ क्राइम कमिट करने में कम हुए हैं। क्योंकि रेसिडिविज्म का मतलब क्या है कि उसको लोगों को प्रिजन की तरफ दोबारा लाना, कम करना, यानी रिहेबिलिटेशन उनकी क्या अच्छी हुई है नहीं हुई, क्या उनकी रीइंटीग्रेशन अच्छी हुई है या नहीं हुई, उनके किस तरीके से उनको रिफॉर्म किया गया। मेरे पिछले लेक्चर्स अगर आप पढ़े उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर सारे प्रिजन सिस्टम्स वगैरह के बारे में बताया है। तो इफ यू हैव द स्टैटिस्टिकल डेटा, आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वरना इट इज अ वेरी रिस्की क्वेश्चन एज वेल। आपके सेकंड क्वेश्चन है फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ये लेक्चर आप मेरे पुराने उठाएं, उसके अंदर हुआ है, आप मुझसे वो क्वेश्चन करें जो कि रेलेवेंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, निदा सईद, अरेस्ट देखिए पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मत रखें, और डिपेंड करता है कि आपने अरेस्ट की किस नेचर पे बात कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ हो गया, नवाज हो गया,
ये देखें, ये एक पॉलिटिकल लीगल प्रोसेसेस हैं, और अरेस्ट के अंदर एब्सोल्युटली अगर आप नवाज शरीफ या राना सनाउल्लाह की एग्जांपल देना चाहते हैं तो फिर आप एंटी नारकोटिक्स फोर्स, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आप इनके ऑर्डिनेंस पढ़ें, आप इनके एक्ट पढ़ें, आप देखेंगे क्या इनके अरेस्ट लीगल्स थे, क्या इन्होंने सही बेसिस पे अरेस्ट किए या नहीं किए। अगर आप पॉलिटिकल एग्जांपल्स देना चाहते हैं तो जिन इंस्टीट्यूशंस या जिन बॉडीज ने इनको अरेस्ट किया, आप इनका ऑर्डिनेंस पढ़ें, आप इनके एक्ट्स पढ़ें, उसके बाद आप उनको सब्सटैंशिएट करें। यस, इंटेरोगेशन वही होती है जब आप पुलिस विटनेसेस से क्वेश्चनिंग करते हैं। निदा सईद, प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स। इन्वेस्टिगेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताए हुए हैं। ये मेरा छठा लेक्चर है, मैं पीछे 5 लेक्चर्स दे चुका हूँ। उसके अंदर आपको जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको डिटेल में पता लग जाएंगे। देखिए, मैं आप सारों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मुझसे वो क्वेश्चंस पूछें जिसकी आपको कंफ्यूजन है। मुझसे वो क्वेश्चंस मत पूछें जो कि मैंने एक्सप्लेन, जो कि टॉपिक वाइज मैंने कन्वे किए हुए हैं। अब चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स हैं या वो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैं, मेरे पुराने लेक्चर्स के अंदर आपको मैंने काफ़ी डिटेल, मेरे ख्याल में आखिरी मेरा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्राइब किया था, हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया था। So Taram and Nida, if you would refer to my previous lectures, you will definitely find your answers over there. I'll just wait for 2 or 3 or more minutes and then I will end the session, और सेशन के बाद मैं अपनी जो स्लाइड्स हैं मैं वो अपलोड कर दूंगा। I guess we do not have any more questions. With this, I'm going to end my session, और इसके साथ आपके सेक्शन 3 पूरा हो जाता है। यानी अगर आप मेरे पिछले और इसको मिला के 6 के 6 लेक्चर्स लेते हैं तो आपके क्रिमिनोलॉजी के पेपर में 3 सवाल पक्के हो जाते हैं। तो do the extra work जो मैंने आपको इसमें स्लाइड में होमवर्क दिया था, and inshallah next time next lecture which I will try to conduct as soon as I can, उसके अंदर हम सेक्शन 4 का पार्ट 1 करेंगे। Okay, you have a question about, okay Nida, Nida kindly inbox me or you could comment a brief question। आप एक काम करें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखें, व्हाट कन्फ्यूजन डू यू हैव, टॉपिक का नेम लिखें और इसी पोस्ट के अंदर ही आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दें और मैं उसके रिप्लाई में आपको आंसर लिख दूंगा ताकि और लोग भी उसको देखें। तो आप एक अच्छा सा क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके लिखें और इसी पोस्ट में आप उसको कमेंट करके मेरा नाम टैग कर दें। मैं आई विल गेट बैक टू योर क्वेश्चन विद एन आंसर शॉर्टली। With this, I thank you all for coming to this session. Inshallah, we'll meet you next time. Allah Hafiz.